कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल जो थॉट्स है कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आइए आगे बढ़ते हैं अपने रैंक टू हायर चैनल की जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। 8 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी ने दिया पद से इस्तीफा। दूसरा है कि भारत के 30% से ज़्यादा जिलों के जंगलों में आग लगने का खतरा है। फोर्ब्स ने जारी किया दुनिया के अरबपतियों की जो लिस्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लाल किला में योगा महोत्सव का आयोजन किया गया। PV सिंधु ने कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जम्मू कश्मीर सरकार की सेहत योजना के बारे में जानेंगे। सिक्किम की रहने वाली सहारा हंगमा ने जीता टीम इंडिया कंपटीशन। आइए बढ़ते हैं आज के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में। ये यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी हैं। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। लंबे समय से चल रहा था गृह युद्ध। यमन में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा था जिसके कारण वहां के राष्ट्रपति मंसूर हादी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि यमन के निर्वासित राष्ट्रपति आबेद रब्बो मंसूर हादी ने देश में लंबे वक्त से जारी गृह युद्ध को समाप्त कराने के अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयासों के बीच बृहस्पतिवार को पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति की शक्तियां राष्ट्रपति परिषद को सौंप दी। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति हादी के इस फैसले के पीछे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात का हाथ है। कि राष्ट्रपति हादी के जो इस फैसला हुआ है, राष्ट्रपति हादी ने जो इस्तीफे का फैसला लिया है, इसके पीछे माना जा रहा है कि सऊदी अरब और UAE, संयुक्त अरब अमीरात, इसका हाथ है। दोनों ही देशों ने बिना देर किए राष्ट्रपति के इस फैसले का स्वागत किया और यमन को $3 अरब की सहायता देने की घोषणा की। नई परिषद के प्रमुख के रियाद से गहरे ताल्लुक हैं। इस घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद का गठन होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने हादी के इस फैसले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। सरकारी मीडिया में जारी एक बयान के अनुसार हादी ने कहा कि नव स्थापित परिषद अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार चलाएगी और ईरानी जो समर्थित हूती विद्रोही हैं, हूती कौन है? ईरानी जो समर्थित हैं वो क्या है? हूती हैं, विद्रोही हैं ये, के बीच बातचीत का नेतृत्व करेगी। हादी ने कहा इस घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद का गठन होगा ताकि परिवर्तन काल के कार्यों को पूरा किया जा सके। मैं अपनी शक्तियां राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद को हस्तांतरित करता हूं। राष्ट्रपति ने क्या किया? यमन के जो राष्ट्रपति हैं उसने क्या किया? इस्तीफा दिया और जो अपनी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति परिषद को सौंप दी है। इस्तीफा राष्ट्रपति परिषद को सौंपा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादी ने उपराष्ट्रपति अली मोहसेन अल हमार को भी बर्खास्त कर दिया। उनकी शक्तियों को भी किसमें? राष्ट्रपति परिषद में सौंप दी है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष हादी के सलाहकार रहे राशद अल अलीमी हैं। अल अलीमी के सऊदी अरब के साथ और यमन के अन्य जो राजनीतिक समूह हैं उनके साथ क्या है? घनिष्ठ संबंध है, जिन्हें इस्लाह पार्टी भी शामिल है जिसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के जो ज़िले हैं, 30% जो ज़िले हैं उन ज़िलों में क्या, उनके ज़िलों के जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि देखी जा रही है। आइए इसके पीछे कारण क्या है इसके बारे में समझते हैं। भारत के 30% से ज़्यादा ज़िलों में जंगलों में भीषण आग लगने का खतरा मंडरा रहा है। CEEW के द्वारा ये बयान जारी किया गया। हाईलाइट बीते 2 दशक में जंगल में आग लगने की घटनाएं 10 गुना बढ़ी। बीते 2 दशक में जंगल में आग लगने के 89% मामले सूखे के जोखिम वाले जिले में अत्यधिक घटनाएं हुई हैं आग लगने की। ठीक, भारत के 30% से ज़्यादा जिलों में जंगलों में आग लगने का खतरा मौजूद है। यह बात काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट वाटर, ठीक, की ओर से जारी रिपोर्ट में मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन चेंजिंग क्लाइमेट
मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट की जो पर्वतों की जो आग है उसको क्या करना है, मैनेज करना है इन चेंजिंग क्लाइमेट। जो हमारा जलवायु है उस जलवायु के जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से क्या करना है, हमें अपने जो फॉरेस्ट है उसकी आग को क्या करना है, नियंत्रित करना है। इसने रिपोर्ट क्या जारी की है, मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन चेंजिंग क्लाइमेट में यह बात कही है। इस अध्ययन ने रेखांकित किया कि पिछले 2 दशक के दौरान भारत में जंगलों में जो आग है उसकी घटनाओं में 10 गुना क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पिछले 1 महीने में ही उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। CEEW के अध्ययन में यह भी सामने आया है कि जलवायु में तेजी से होने वाले परिवर्तन के कारण आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के जंगलों में भीषण आग लगने के लिहाज से सबसे ज़्यादा जोखिम में है। जैसे जैसे क्या है कि वैश्विक जो तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में के जंगलों में आग लगने के जो मामले हैं उसमें भी क्या बढ़ोतरी देखी जा रही है। और ख़ासकर क्या है, शुष्क जो मौसम वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आग लगने की घटनाओं में ज़्यादा वृद्धि देखी जाने लगी है। CEEW के CEO डॉक्टर अरुणाभा घोष ने कहा, पिछले 1 दशक में पूरे देश में जंगलों में आग लगने के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। इनमें से आग की कुछ घटनाओं का हमारे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र, फ्रेजिल जो इकोसिस्टम है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर इसका प्रभाव पड़ा है। हमें जंगलों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान को घटाने के लिए अपनी पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। जंगल में लगने वाली आग को रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों को, वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों और वनों पर आश्रित समुदायों की क्षमता को बढ़ाने को प्राथमिकता देनी होगी। जंगलों में लगने वाली आग के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम वाले इलाकों में इसको नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपायों को अपनाने और ड्रोन का इस्तेमाल करने के बारे में प्रशिक्षण को बढ़ाना चाहिए, ताकि इससे होने वाले नुकसान और तबाही को क्या सीमित किया जा सके, उसको कम किया जा सके। CEW के अध्ययन ने कहा है कि पिछले 2 दशक में जंगलों में लगने वाली आग के 89% से ज़्यादा मामले उन जिलों में दर्ज किए गए हैं जो या तो लंबे समय से सूखे प्रभावित या फिर वहां पर मौसम में अदला बदली की प्रवृत्ति मौजूद है। बाढ़ की जगह सूखा या पहले से विपरीत मौसमी जो परिस्थितियां बन रही हैं, कंधमाल उड़ीसा में, श्योपुर मध्य प्रदेश, ऊधम सिंह नगर जो उत्तराखंड में है और पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश के जंगल में आग लगने की अत्यधिक घटनाओं वाले कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर पहले बाढ़ आने का जोखिम होता था, लेकिन अब वहां क्या सूखे पड़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। पहले वहां क्या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र था, अब क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र होता जा रहा है, जिसके कारण आग में जो घटनाएं हो रही हैं, आग लगने की जो जंगलों में घटनाएं होती जा रही हैं, उसमें क्या वृद्धि देखी जा रही है। CEEW के प्रोग्राम लीड, इस अध्ययन के मुख्य लेखक अविनाश मोहंती ने कहा, पिछले 2 दशक में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेज बढ़ोतरी ने यह ज़रूरत पैदा की है कि हम जंगल की आग के प्रबंधन संबंधी अपनी सोच में महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव करें। सरिस्का वन अभ्यारण्य की आग लगने की हालिया घटना है। कहाँ है सरिस्का? राजस्थान में। एक सप्ताह में ऐसी घटना चौथी घटना दिखाती है कि जलवायु की बदली हुई परिस्थितियों में जंगल में लगने वाली आग का प्रबंधन क्यों अब राष्ट्रीय स्तर पर एक अनिवार्यता बन गई है। इससे आगे बढ़ते हुए जंगलों में हमें लगने वाली आग को एक प्राकृतिक खतरे के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसकी रोकथाम संबंधी गतिविधियों के लिए ज़्यादा धनराशि आवंटित करनी चाहिए। वन भूमि जंगलों को दोबारा खड़ा करना और जंगल में आग का उचित तरीके से रोकथाम खाद्य प्रणालियों और पारंपरिक रूप से वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करने में मदद कर सकती है। CEW के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि जंगल में आग लगने के दौरान स्थानीय स्तर पर हवा की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो सकती है। राज्य सरकारों या राज्य के वन विभागों, सरकारी स्कूलों और सामुदायिक हॉल जैसे सार्वजनिक भवनों को नए उद्देश्यों के लिए तैयार करना चाहिए। इन भवनों में स्वच्छ हवा के लिए एयर फिल्टर जैसे उपाय लगाने चाहिए, ताकि जंगल में आग लगने के दौरान इन्हें आग और धुएं से सबसे ज़्यादा प्रभावित समुदाय के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अंत में इस अध्ययन ने सुझाव दिया कि जंगल में आग लगने की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक आपदा के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए। इसने कहा है कि जो जंगलों में आग लग रही है उसको क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक आपदा के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए। यह वन संबंधी राष्ट्रीय योजना को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। NDMA
के तहत वित्तीय आवंटन में सुधार करते हुए प्रयासों को तेज करना चाहिए। जंगल में आग की रोकथाम और उससे लड़ने के लिए एक विशेष रूप से प्रशिक्षित कैडर तैयार करना चाहिए। इसके लिए सरकारों को जंगल में आग लगने की घटनाओं के लिए रियल टाइम अलर्ट सिस्टम विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसको समझते हैं। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में दुनिया में टेस्ला और स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलोन मस्क, वो क्या है, पहले स्थान पर है। आइए इसमें समझते हैं। फोर्ब्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन डॉलर के साथ भारतीय अमीरों के लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। विश्व में क्या 10वें स्थान पर हैं। जबकि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 90 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। कहाँ? एशिया में। अब वहीं विश्व में 11वें स्थान पर है। वहीं HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष शिव नादर ने फोर्ब्स की भारत के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में 28.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। आइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली के लाल किला प्रांगण में योग महोत्सव का आयोजन किया। आइए इसको समझते हैं कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसलिए इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हर साल विश्व भर में स्वास्थ्य से जुड़े किसी विशेष पहलू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष क्या होता है, जो विशेष पहलू होता है उस पहलू के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। 2022 की जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक और मंत्रालय में अपर सचिव विकासशील ने कहा कि सरकार संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी आई है। श्री विकासशील ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिए जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जो अपनी कड़ी मेहनत से इस धरती को सुरक्षित बना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल विश्व भर में स्वास्थ्य से जुड़ी विशेष पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी है और इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको क्या आभार व्यक्त किया है कि वे क्या लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो के प्रति, स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ठीक। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने लाल किले पर योग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस उत्सव में शामिल हुए राजदूतों और प्रतिभागियों में से कुछ ने आकाशवाणी से खास बातचीत की है। भारत 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेगा। उससे पहले आयुष मंत्रालय देश के 100 स्थानों पर 100 योग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में आज 75 दिन पहले दिल्ली के लाल किले मैदान में योग उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। किस लिए मनाया गया है कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको 75 दिन पहले स्टार्ट किया गया है क्योंकि इस वर्ष क्या है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए इसको दिल्ली के लाल किले मैदान से 75 दिन पहले स्टार्ट किया गया है, जिसमें 3000 से ज़्यादा योग साधकों ने हिस्सा लिया। इस उत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी थे, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे, केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों, खेल जगत की हस्तियों, योग गुरुओं ने भी इसमें क्या भाग लिया। योगाभ्यास में शामिल राजदूतों और प्रतिभागियों ने आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 75 दिनों की उल्टी गिनती एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार में विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक और मंत्रालय में अपर सचिव विकासशील ने कहा कि देश में मातृ जो शिशु दर है और शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। सतत विकास लक्ष्यों को इन्होंने कहा है कि 2030 तक ये पूरा कर लेंगे। आइए आगे, जो आज का महत्वपूर्ण जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि क्यों हारता है गैर साथ नहीं है, क्यों हारता है गैर साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है, ये हाथ जो तेरे साथी हैं, ये हाथ जो तेरे साथी हैं, तो एक अकेला काफी।
आइए आगे बढ़ते हैं, जो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी चर्चा करें। पीवी सिंधु ने कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आइए इसको देखते हैं कि पीवी सिंधु ने किसको हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं पीवी सिंधु। उन्होंने अंतिम 16 मैच में जापान की आया आहोरी को 21-15, 21-10 से हराया। सिंधु का सामना अब थाईलैंड की बुसानान ओंगब्रामंग फान से होगा। हालांकि मालविका बंसोड को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग ने पराजित किया है। पुरुष सिंगल में भी देख लेते हैं कि पुरुष सिंगल में जो किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला इजराइल के जिल्बरमैन से होगा आज 7 अप्रैल को। इससे पहले लक्ष्य सेन इंडोनेशिया के सेसर हिरेन रुस्तावितो से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। कौन? लक्ष्य सेन। मिक्स डबल में सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चीन के ओऊ जुआन यी और हुआंग याकियांग की जोड़ी ने पराजित किया है। आइए जम्मू कश्मीर सरकार के बारे में देखें कि जम्मू कश्मीर सरकार का सेहत योजना को लागू करने का सराहनीय काम। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की जो सेहत योजना है उसको क्या सराहा है, आइए इसके बारे में देखें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेहत योजना उन गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण बनी जो प्रतिष्ठित और बड़े अस्पतालों में अपने इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक कल्याणकारी पहल करते हुए सेहत योजना की शुरुआत की थी। सेहत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर ही है, जिसे क्या 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत क्या अब जम्मू कश्मीर में सेहत योजना स्टार्ट की गई। ये क्या आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर ही है कि वहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इलाज के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक। केंद्र की मदद से जम्मू कश्मीर सरकार ने सेहत योजना को लागू करने में सराहनीय काम किया और समाज के हर वर्ग तक इस योजना का लाभ पहुँचाया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सिक्किम की रहने वाली सहारा हंगमा ने जीता टीम इंडिया कंपटीशन। ये हैं सहारा हंगमा। ये सहारा हंगमा है, सिक्किम की रहने वाली है, जिन्होंने टीम इंडिया कंपटीशन जीता है। पश्चिम सिक्किम के सोमबारिया की 16 साल की सहारा हंगमा सुब्बा ने राज्य का नाम रोशन किया। दरअसल हंगमा राष्ट्रीय स्तर के सौंदर्य प्रतियोगिता टीन इंडिया, मतलब जो 18 साल से कम होते हैं उनको टीन बोला जाता है, टीन इंडिया का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पूरे पूर्वोत्तर भारत की पहली लड़की बन गई है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि ये पूर्वोत्तर भारत की पहली लड़की बनी है जिन्होंने टीन इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। सहारा हंगमा सिक्किम की रहने वाली हैं। नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें ताज पहनाया गया है। वहीं सहारा ने मिस टीन इंडिया कांगनियलिटी का सबटाइटल भी जीता है। सहारा ने मिस टीन इंडिया कांगेनियलिटी का सबटाइटल भी उन्होंने जीता है। भारत के विभिन्न राज्यों के 16 किशोरों ने सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। सहारा मौजूदा मिस टीन इंडिया सिक्किम 2022 हैं। मौजूदा मिस टीन इंडिया भी मिस टीन इंडिया सिक्किम 2022 हैं, जिसका आयोजन सिक्किम ग्लैमर्स वर्ल्ड द्वारा किया जाता है। उन्होंने तब सर्वश्रेष्ठ रैंप वॉक भी जीता था। वह सोरेंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की छात्रा हैं। इसी तरह एक और टीन इंडिया सिक्किम 2022 विजेता जैस्मीन लामा ने टीन इंडिया 2022 में मिस टीन इंडिया यूनिक टैलेंट सबटाइटल जीता है। कौन? जो टीन इंडिया सिक्किम 2022 की विजेता थे जैस्मीन लामा ने टीन इंडिया 2022 में मिस टीन इंडिया यूनिक टैलेंट सबटाइटल जीता है। जैस्मीन दार्जिलिंग के गोक बाजार की रहने वाली हैं और उन्होंने प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने विस्तृत चर्चाएं की हैं। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।